आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे आज हम। तो हम प्रेसिडेंट स्टार्ट करते हैं। जो प्रेसिडेंट आता है वो आर्टिकल 52 से 78 तक आता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट क्या क्या होता है उसमें, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव आप देखोगे तो ये सारे उसमें होते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट रहता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया रहता है और ये सिंबल होता है यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडिटी का, आपको पता ही है। इलेक्शंस क्या होते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस, नॉमिनेटेड नहीं, जो पार्लियामेंट के हाउस है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, या यूटी या दिल्ली या पुडुचेरी, जिसमें यूटीज में आपका क्या है, स्टेट असेंबली है। मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफेबल बोल। मीन क्या होता है, एक लिस्ट होती है जिसमें सारे नाम होते हैं, कैंडिडेट कौन कौन इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो प्रेफरेंस देनी होती है। तो अगर एक ही कोटा फुलफिल नहीं करते, कोटा फुलफिल करने की ये कुछ क्राइटेरिया होता है इक्वल टू कोटा, कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट ++1 करके इससे फुलफिल किया जाता है। जो वैल्यू होती है एक एमएलए के वोट की, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली इंटू 100,000। टोटल वैल्यू एमपी की होती है टोटल वोट ऑफ द ऑल एमएलए ऑल द स्टेट अपॉन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये एक वैल्यू होती है एमपी के वोट की और एमएलए के वोट की। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली याद कर सकते हो, टेक्निकल नहीं जाना है। डाउट और डिस्प्यूट हो कोई इलेक्शन का तो वो कौन देखेगा, वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। फाइनल बात है, इसका डिसीजन फाइनल होगा, कैन नॉट बी चैलेंज। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा वो कैन नॉट बी चैलेंज। इफ डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट द एक्ट डन बाय द बिफोर द डेट ऑफ द सच डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिड और कंटिन्यू रिमेन टू द फोर्स। तो ये सबको याद रखना है। इनडायरेक्ट इलेक्शन ड्यू टू, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों कराए जाते हैं, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं कराते जैसे अमेरिका में कराते हैं, पब्लिक क्यों नहीं चूज करती है, क्योंकि हारमोनी ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो प्रेसिडेंट का रूल वो साइन करने का ही है। डायरेक्ट इलेक्शन कॉस्टली पड़ेंगे, पूरे इंडिया में एक साथ कराने टाइम और एनर्जी जाएगी, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोई ज़रूरत भी नहीं है। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन और स्टेट के इक्वली होते हैं तो वो कर सकते हैं, जो हमने चुने हैं वो प्रेसिडेंट को चुन लेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होती है कि 35 साल का होना चाहिए, ठीक है, और क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा इलेक्शन में वो मेंबर बन पाए, तो ये भी होनी चाहिए। सिटिंग जो प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है तो यूनियन का, गवर्नर का और एनी स्टेट मिनिस्टर, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। नॉमिनेटेड कंट्रीज, अगर मुझे प्रेसिडेंट को इनको बनाना है, इनको प्रेसिडेंट, जैसे बीजेपी को प्रेसिडेंट बनाना है, एटलीस्ट पहले 50 इलेक्ट्रोड पहले साइन करके देने चाहिए और 50 सेकेंडरी सपोर्ट में रहने चाहिए, यानी कि मानो तो 100 जो एमपी हैं आपके वो आपकी सपोर्ट में रहने चाहिए। तो ये भी है आपके। सिक्योरिटी और डिपॉजिट देना पड़ता है इनको आरबीआई को, जैसे इलेक्शन का सिक्योरिटी और डिपॉजिट जाता है तो वो आरबीआई को सबमिट करते हैं। तो ये याद रखें, 3-4 कंडीशन है क्वालिफिकेशन की, 35 साल, क्वालिफाइड एज अ लोकसभा के ये बन पाए, और सिटिंग जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है, या यूनियन है, गवर्नर है, एनी स्टेट मिनिस्टर और एनी यूनियन ऑफ एनी स्टेट, मतलब बन सकते हैं। या फिर नॉमिनेटेड कैंडिडेट को कैसे करेंगे, 50-50 100 मेंबर की सपोर्ट चाहिए कहीं ना कहीं, और जो सिक्योरिटी है वो डिपॉजिट करनी पड़ती है आरबीआई में। और कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। जैसे अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, एब्सेंस है, तो सीनियर मोस्ट जज दिलवाएंगे। एक्टिंग प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो एक्ट एज अ सिमिलर होता है अफर्मेशन। या फिर कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट को बना दिया जाए, या किसी और को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाए, तो ओथ और अफर्मेशन वो इनकी सेम रहती है। कंडीशन क्या रहती है ऑफिस का, इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आपको पता ही है। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जहाँ गवर्नमेंट के 25% शेयर होते हैं, और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ना पे कहीं लिखा है। इसको समय समय पे सुप्रीम कोर्ट बताता रहता है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। यूज़ ऑफ द ऑफिशियल रेसिडेंट यूज़ करेंगे, जो आपका राष्ट्रपति भवन है, विदाउट एनी पेमेंट ऑफ रेंट, कोई रेंट नहीं देंगे। बहुत सारे अलाउंसेस प्रिविलेजेस इनको दी जाती हैं। इंजॉय करते हैं पर्सनल इम्यूनिटी और लीगल इम्यूनिटी को इंजॉय करते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजिंग इनके ऊपर नहीं चला जा सकती जब तक कि प्रेसिडेंट है। कैन नॉट अरेस्ट और उनको जेल और गिरफ्तार नहीं कर सकते। सिविल प्रोसीजर कैन भी चलाया जा सकता है, पहले 2 मंथ का नोटिस देना होगा। अगर किसी को मार दे प्रेसिडेंट तो वो केस नहीं होगा, वो चलाया ही नहीं जाएगा, गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। सिविल केस है, मतलब कोई धोखाधड़ी का केस है, सिविल केसेस जो है उन्होंने किया है तो वो पहले 2 मंथ का नोटिस देना होगा, तब चला सकते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहता है, 5 साल के लिए बनते हैं, ठीक है। एनी एड्रेसिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट, उससे पहले भी छोड़ सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को अपना लेके रिमूवल कर सकते हैं बाय द प्रोसेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है उसके थ्रू रिमूवल कर सकते हैं। और ये री इलेक्टेड हो सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम, जैसे यूएस में 2 ही बार बन सकते हैं प्रेसिडेंट 2 टर्म के लिए, पर ये तो एन नंबर ऑफ टाइम किया जा सकता है।
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसा है, अगर ये वायलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, इनिशिएट किसी भी हाउस में आप उसको ला सकते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस, या लोकसभा में, राज्यसभा में। साइन 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, जैसे राज्यसभा में ला रहे हैं 250 मेंबर है तो 1/4 मेंबर का साइन चाहिए अगर वो लाना है। 14 दिन का पहले इनको नोटिस देना होगा, लाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना होगा। पास बाय द मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर, मतलब कि वो मेजोरिटी से पास कराना होगा 2/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबरशिप बोथ द हाउस, यानी कि टोटल मेंबरशिप लिखा है 2/3 मेजोरिटी से उसको पास कराना होगा। राइट टू अपीयर एंड रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर होता है। नॉमिनेटेड मेंबर आइदर पार्लियामेंट एंड कैन बी पार्टिसिपेट, नॉमिनेट करते हैं मेंबर को, आपको पता ही है। इलेक्टेड करते हैं मेंबर को लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, जो मेंबर होते हैं। और नो प्रेसिडेंट शैल नो फार बी इम्पीचमेंट, अभी इम्पीचमेंट नहीं किया गया किसी प्रेसिडेंट को, आपको याद रखना है। तो ये भी सारे कुछ चक्कर है। अगर वैकेंसी है, अगर वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस में या तो एक्सपायर हो जाए उनका टर्म्स, मतलब एक्सपायर हो जाए, कुछ भी टेन्यूर खत्म हो जाए, रेजिग्नेशन दे दे, इम्पीचमेंट दे दे, डेथ हो जाए, या जो उनका इलेक्शन उसको वॉइड गलत करार दे दिया जाए, तो वैकेंसी हो सकती है। इफ एनी डिले इन द कंडक्टिंग द इलेक्शन आउट गोइंग द प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस अंटिल द सक्सेसर नहीं आता, जैसे अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, जब तक कोई नए सक्सेसर नहीं आता तब तक वही होल्ड करेंगे ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, तो उस वाइस प्रेसिडेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इलेक्शन विद इन 6 मंथ में कराने होंगे, जैसे ही होगा टर्म खत्म तो विद इन 6 मंथ, उससे पहले कराने होंगे इलेक्शन के, या खाली है तो विद इन 6 मंथ में। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इफ द वैकेंसी अराइज ड्यू टू द रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ एंड अदरवाइज, तो ये सारे कारण हैं और किसी वजह से नहीं कर सकते। इफ द वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट, द चीफ जस्टिस एंड सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी, अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर मोस्ट जज करेंगे। पावर एंड फंक्शन कैसे है, पहले पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव फंक्शन कैसे है। जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन के क्या है, रूल स्पेसिफाइड द मैनर, और जो उनको स्पेसिफाइड किए गए हैं। बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, एलोकेशन ऑफ द बिजनेस अमंग द मिनिस्टर, सब वही बताते हैं। अपॉइंट करते हैं पीएम को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, जो होल्ड ऑफिस करते हैं, इनकी प्लेजर से करते हैं। अपॉइंट करते हैं कैग के ऑफिसर को, ठीक है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, चेयरमैन मेंबर ऑफ द यूपीएससी, गवर्नर, चेयरमैन मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। सीख करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं यूटीज से, डायरेक्शन देते हैं यूटीज को, ठीक है, थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है। रिक्वायर करते हैं प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट द कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिया बोलते हैं कि वो सबमिट करो क्या क्या है। अपॉइंट करते हैं एसटी, एससी, ओबीसी के जो आपके कमिश्नर्स होते हैं उनको, या इंटर स्टेट काउंसिल के जो होते हैं उनको अपॉइंटेड करते हैं। डिक्लेयर करते हैं एनी एरिया शेड्यूल एरिया है, हैव द पावर, इनके पास होती है ट्राइबल एरिया को, ट्राइबल एरिया को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, उसकी भी होती है, तो ये कुछ है। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, ही समन और प्रोपोगेट द पार्लियामेंट, मतलब प्रोपोगेट मतलब ख़त्म कर देते हैं पार्लियामेंट को। प्रोपोगेट मतलब क्या होता है कि जैसे एक सेशन है, सेशन खत्म हो गया मानसून, तो प्रोपोगेट कर दिया जाएगा, विंटर सेशन में दोबारा बार मिलेंगे। डिसॉल्व कर देते हैं, बिल्कुल डिसॉल्व मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर देना। समन करते हैं जॉइंट सिटिंग को, देखो प्रिसाइडिंग तो स्पीकर लोकसभा का ही करेगा, पर ये इजाज़त देते हैं कि चलो अब जॉइंट सिटिंग कराई जाए। एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को, पहले सेशन के टाइम भी जैसे मानसून सेशन स्टार्ट होगा पहले यही एड्रेस करते हैं, या फिर जनरल इलेक्शन के बाद पहली बार जो सेशन किया जाएगा तो यही एड्रेस करते हैं। सेंड ए मैसेज टू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू पेंडिंग बिल क्यों है उनको देखो चेक करो। अपॉइंट करते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना, एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा टू द प्रिसाइडिंग ओवर द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सारे अपॉइंटेड करते हैं। अगर उनकी सीट वैकेंट होती है तो यही अपॉइंट करते हैं। नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर को, आपको पता है राज्यसभा के अंदर। नॉमिनेट करते हैं 2 लोग एंग्लो इंडियन, ये खत्म कर दिया गया। आप बताना कौन से एक्ट से खत्म किया गया। डिसाइडेड करते हैं क्वेश्चन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, कंसल्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन से किसको डिस्क्वालीफाई करना है, एमपी को कंसल्ट करके इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। प्रायर इनकी रिकमेंडेशन चलती है कुछ टाइप्स ऑफ बिल के लिए, जैसे मनी बिल हो गया, लाना हो तो इनकी रिक्वायरमेंट चलती है, ठीक है, या फिर अल्टरनेशन करनी हो बाउंड्री की, किसी स्टेट की क्रिएशन करना हो न्यू स्टेट का, एक्सपेंडिचर लाना हो कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से करना हो तो इनकी रिकमेंडेशन लगेगी। When the bill is sent to the president after the passing by the parliament, उनके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर बिल उनके पास जब भेजा जाता है या तो वो एसेंट दे दे बिल को, या उसका विद होल्ड कर ले अपने पास रख ले, या रिटर्न के लिए भेजे रिकन्सिडरेशन के लिए। अगर बिल दोबारा पास कर दिया जाता है तो इनको मानना ही पड़ेगा, मैंडेटरी होता है। When the bill, अगर स्टेट लेजिस्लेटर होता है वो बिल
गवर्नर क्या करता है, कंसिडरेशन प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर देता है कि नहीं ये हम प्रेसिडेंट को सेंड कर रहे हैं, तो ये उसे क्या कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं, विद होल्ड कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं गवर्नर को, रिटर्न द बिल, इसको रिटर्न कर दो, दोबारा से रिकंसिडरेशन करके दोबारा भेजो। तब स्टेट रिकंसिडरेशन करके दोबारा भेजती है, वो गवर्नर के पास नहीं आता, वो सीधा प्रेसिडेंट के पास आता है, और प्रेसिडेंट के पास फिर पावर होती है उसको करें या नहीं करें एसेंट बिल को, पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर सेंड अगेन टू द हिज प्रेसिडेंट। तो कोई ऑब्लिगेटरी नहीं होती प्रेसिडेंट की, उसे करना ही है साइन, जैसे इस वाले बिल में होती है। स्टेट वाले जो बिल में ऑब्लिगेटरी नहीं होती, वो अपने पास रख लेंगे, दोबारा वापस भेज देंगे, तो ये रहता है। कोई ऑर्डिनेंस लेके आना है पार्लियामेंट के, कोई भी सेशन नहीं है, मतलब कोई भी सदन सेशन में नहीं है, अगर ऑर्डिनेंस लेके आना है तो ये ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, तो ये आपको पता ही है। ऑर्डिनेंस का जो टाइम रहता है वो 6 मंथ और 6 वीक तक का हो सकता है। जैसे 6 मंथ का, 2 सेशन में 6 मंथ का समय होता है, तो 6 मंथ मैक्सिमम समय है। जैसे ही सेशन बैठेगा, सेशन स्टार्ट होगा, तो 6 वीक के अंदर उसको पास कराना है आपको, तो ये है। ये रिपोर्ट ले करते हैं कैग की, यूपीएससी की, फाइनेंशियल कमीशन की, बिफोर द पार्लियामेंट में रखते हैं रिपोर्ट, जो भी इनको सबमिट करती है कैग, यूपीएससी या फिर फाइनेंशियल कमिश्नर। और ये रेगुलेट करते हैं अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ठीक है ना, इन सबको ये क्या करते हैं, अब लद्दाख को भी करेंगे। इन द केस ऑफ पुडुचेरी, वहाँ तो असेंबली है, उसको सस्पेंड और डिसॉल्व कर सकते हैं, और सभी स्टेट को ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ये अपॉइंट करते हैं। फाइनेंशियल पावर होती है इनके पास, इंट्रोड्यूस द मनी बिल प्रायर, इनकी परमिशन ली जाती है। ये ले डाउन करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट होता है उसको ले डाउन करते हैं। ग्रांट करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। जो कंटीजेंसी फंड है, देखो कंसोलिडेटरी फंड अलग होता है, कंटीजेंसी होता है, पब्लिक अकाउंट अलग होता है। जो कंटीजेंसी फंड होता है वो प्रेसिडेंट के अंडर होता है, तो ये करते हैं। उसे देखता भालता कौन है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है वो देखता भालता है, तो उसको करते हैं। कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंशियल कमीशन को 5 साल के लिए, जो भी 15 फाइनेंशियल कमीशन एनके सिंह की चल रही है। जुडिशियल पावर कुछ क्या होती हैं, ये क्या होता है कि अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, अदर जज, मैंने आपको कई बार पढ़ा है। एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज से, अगर कोई ने कुछ पूछना हो, लीगलिटी में कुछ पूछना, पर वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती है। ग्रांट करते हैं पार्डनिंग, रिप्राइव, आपको रिस्पाइट, रिमिशन करते हैं बहुत सारे लॉ के लिए, कि इसकी सज़ा कम कर दो, बढ़ा दो, रिप्राइव कर दो, कम्यूट कर दो, ठीक है, सारी चीज़ के लिए। कोर्ट मार्शल को भी दे सकते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ पे भी दे सकते हैं, और डेथ सेंटर भी कुछ भी कर सकते हैं। पार्डनिंग बिल्कुल माफ़ी कर सकते हैं अगर फांसी की सजा है। डिप्लोमेटिक पावर होती है, नेगोशिएट करते हैं इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल फोरम में, ये सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। डिप्लोमेट जो एम्बेसडर होते हैं, इनके हाई कमीशन होते हैं, ये भेजते हैं, ये मंगाते हैं। मिलिट्री पावर क्या होती है, सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्स के, ये अपॉइंट करते हैं चीफ, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो होते हैं। ये डिक्लेयर करते हैं वार, मतलब कि अगर वार डिक्लेयर करनी है तो इनकी मतलब लगेगी, एक्सटर्नल वार होगी। मैं नेशनल इमरजेंसी से पहले पढ़ा है, तो पर अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का। मैंने बताया नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ के अंदर अप्रूव करना होगा लोकसभा को। और आपका प्रेसिडेंट इमरजेंसी है, मतलब कि वो 2 मंथ के अंदर करना होगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, उसमें भी करना होगा, मतलब 2 मंथ के अंदर अंदर। तो ये सारी चीज़ें, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट और फाइनेंशियल इमरजेंसी, मैंने कल पढ़ाया था आपको। वीटो पावर होती है इनके पास 111 में, तो वीटो पावर आप देखें कौन सी होती है। व्हेन द बिल इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एसेंट ही बिकम द, मतलब 3 अल्टरनेटिव होते हैं, या तो उसे एसेंट दे दो, या उसे अपने पास रख लो, या रिकंसिडरेशन के दोबारा भेज दो। तो ये कुछ वीटो पावर होती हैं। ऑब्जेक्ट जो है दिस पावर द प्रेसिडेंट इन द 2 फोल्ड टू प्रिवेंट द हेस्टी, और मतलब पार्लियामेंट कुछ गलत कर रहा है, गलत बिल लेकर आ रहा है, तो ये पावर होती है, उनको रोक सकता है बिल को। और टू प्रिवेंट द लेजिस्लेटर मे बी बाय अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ पास कर रहा हो, तो वो भी रोक सकते हैं। ये पावर होती है, प्रेसिडेंट अपनी जेब में रख लेंगे। ये बहुत बढ़िया यूज़ करते थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो बहुत बढ़िया यूज़ करते। अब तो सब पता ही है आपको, सब गवर्नमेंट के ही हैं, पर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत फेयर काम करते, बहुत सारे बिल को उनको रोक लिया था उन्होंने कांग्रेस के टाइम पे। टाइप्स ऑफ वीटो कौन सी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट वीटो, ये क्या कर लेंगे, विद होल्ड द एसेंट बिल देन एंड डज नॉट बिकम लॉ, मतलब अपने पास ला के रख लेंगे। केस क्या होता है कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास करता है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं, अदर देन मिनिस्टर, चाहे वो बीजेपी का एमपी हो, उसे भी प्राइवेट मेंबर बोलेंगे। अदर देन मिनिस्टर बोलो, मिनिस्टर कौन कौन हो, उसके अलावा जो होते हैं, ये क्या करते हैं, कोई प्राइवेट मेंबर बिल हो या गवर्नमेंट बिल हो, व्हेन द कैबिनेट रिजाइन हो जाए, गवर्नमेंट बिल पे कैबिनेट रिजाइन हो जाए, तो न्यू कैबिनेट एडवाइस करे प्रेसिडेंट को ये बिल पास करना है, तो ये क्या करते हैं, तो अपनी जेब में रख लेते हैं एब्सोल्यूट, बस। तो बिल क्या हो जाएगा, विद होल्ड कर लिया जाएगा, वो बिल खत्म हो जाएगा, डज नॉट बिकम लॉ। एक होती है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव में क्या होता है कि दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देते हैं बिल को, कि रिकंसिडरेशन करके चेक करो। इफ द बिल पास अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट, ये ऑब्लिगेटरी होता है कि प्रेसिडेंट को
एसेंट देना ही होगा। तो वीटो पावर ये सस्पेंसिव है, ये ओवरराइड कर जाती है अगर दोबारा बिल वापस आता है। समय तो लगता है ना थोड़ा बहुत रिकन्सिडरेशन के, पर ऐसे एक मनी बिल भी है, उसे रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, उसमें आपका एसेंट देना ही होगा, क्योंकि वो पहली परमिशन से पास हुआ है कि पहले जब इंट्रोड्यूस किया जाता है पहले परमिशन प्रेसिडेंट की लगती है उसमें। तो सस्पेंसिव वीटो कैन बी ओवरराइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पर स्टेट में सस्पेंसिव वीटो नहीं कर सकते। अगर इनके पास कोई बिल आया, स्टेट मतलब गवर्नर ने इनके पास कोई बिल भेजा और इन्होंने वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने दोबारा पास किया, फिर प्रेसिडेंट के पास आएगा, फिर ये भेज सकते हैं उसे किस चीज़ के लिए, रिकन्सिडरेशन के लिए। तो वहाँ पे इनकी जो सस्पेंसिव वीटो है वो ओवरराइड नहीं हो सकती। एक होती है पॉकेट वीटो, इसमें क्या होता है कि नाइदर रेक्टिफाइड नॉर द रिजेक्ट, बस चुपचाप लाके जेब में रख लो, ना हमने ख़त्म किया ना कुछ किया, वो बिल पेंडिंग ही रहेगा ज़िंदगी भर, तो पॉकेट वीटो में ही रखा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी वीटो होती हैं हमारे पास। बिगर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये बहुत बड़ी वीटो अमेरिकन प्रेसिडेंट है। पॉकेट वीटो खतरनाक तरीके की होती है, वो अपनी जेब में चिपचा रख लेते हैं। नो वीटो पावर विद द रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी एसेंट 24 में ऐसा बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होते हैं वो ऑब्लिगेटरी हैं, उनमें कोई वीटो यूज़ प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। तो ऐसा 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को उनको एसेशन देना ही पड़ेगा, ऐसा एड 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। प्रेसिडेंट वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, जैसे मैंने बताया, या तो एसेंट दे दे या विदहोल्ड कर लें या रिटर्न कर दें बिल, दोबारा कंसिडरेशन करो, दोबारा वो रिजर्व कर सकते हैं बिल, दोबारा जब उनके पास आएगा तो दोबारा वो रोक सकते हैं। तो मैंने आपको बताया तो ज़्यादा पावर होती है। व्हेन द बिल रिजर्व फॉर द गवर्नर फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट हैव 3 अल्टरनेटिव। क्या क्या? ही मे गिव एसेंट, ही मे विदहोल्ड, ही डायरेक्ट अ गवर्नर टू रिटर्न द बिल, गवर्नर से बोलेंगे से वापस भेज दो बिल को, फॉर ए रिकंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। इफ द बिल पास अगेन बाय द स्टेट लेजिस्लेटर विद और विदाउट अमेंडमेंट, द प्रेजेंट अगेन टू द प्रेसिडेंट फॉर द एसेंट, द प्रेसिडेंट डज नॉट बाउंड टू गिव द एसेंट। पर यहाँ पे देना पड़ेगा, सेंट्रल बिल के लिए देना पड़ेगा। सस्पेंसिव वीटो ओवर राइड हो जाएगी, पर यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो ओवर राइड नहीं हो सकती, तो ये याद रखना। की नोट्स हैं कुछ। स्टेट लेजिस्लेटर जो कैन नॉट ओवरराइड द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो मैंने आपको बताया, वो सस्पेंसिव वीटो को ओवरराइड नहीं कर सकते। नो प्रिस्क्राइब द टाइम लिमिट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो कितने समय तक बिल रख सकता है अपने पास, ये याद रखो। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कैसी है? आर्टिकल 1 to 3 तो सबको याद ही रहती है, 1 to 3 ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको एक चीज़ बताना, 213 क्या है, आपके लिए होमवर्क है। आर्टिकल 213 नॉन डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है इनकी, मतलब अपने आप से नहीं ला सकते, जब सेशन नहीं हो पार्लियामेंट में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे तभी ला सकते हैं ऑर्डिनेंस। इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, रिसेस मतलब कोई मानसून सेशन नहीं हो, क्योंकि दोनों चीज़ चाहिए ना, देखो दोनों सदन का होना चाहिए बिल बनाने के लिए। अब लोकसभा का सेशन ही नहीं चल रहा, रिसेस चल रहा है, ठीक है, तो ला सकते हैं उस टाइम पे। सेम फोर्स में अप्लाई होता है, जैसे कोई रूल पार्लियामेंट बनाती है उसकी सेम फोर्स से ये भी ऑर्डिनेंस माना जाता है। नेचर ऑफ द टेम्परेरी लॉ रहता है जब तक इसको पार्लियामेंट पास नहीं करती। 4 लिमिटेशन रहती हैं ऑर्डिनेंस लाने में, अब आपको बताता हूँ क्या क्या लिमिटेशन है। व्हेन द बोथ हाउस इज नॉट इन सेशन, ओ व्हेन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन नॉट इन सेशन, क्योंकि दोनों हाउस चाहिए तभी आप ऑर्डिनेंस ला सकते हो। ओनली व्हेन द जस्टिफाई बाय द मतलब इमीडिएट एक्शन, मतलब प्रेसिडेंट को लग रहा है कि हाँ जरूरी है, ऐसा प्रेसिडेंट को नहीं लग रहा है कि इस बिल को लाना जरूरी है, अभी ज़रूरत है। जैसे कूपर केस हुआ 1970 में, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सेटिस्फेक्शन कैन बी क्वेश्चन इन द कोर्ट, कि जो आपको सेटिस्फेक्शन जो होता है कि इमरजेंसी लाना, क्वेश्चन कर सकते हैं कोर्ट में। 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या बोल रहा है? सेटिस्फेक्शन इज द फाइनल एंड द कंक्लूजन बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, कि अलग रहेगा। पर 44 में क्या कर दिया गया? जुडिशियल रिव्यू ऐड कर दिया गया, क्योंकि आप पार्लियामेंट के लॉ भी चैलेंज कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए, तो ऑर्डिनेंस भी तो वैसे ही है, तो उसको भी चैलेंज कर सकते हो। तो ये कुछ उसमें चीज़ें हैं। फिर है कि विद लॉ मेकिंग, जो पार्लियामेंट की जो पावर है उसकी सेम पावर है। द सब्जेक्ट ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक ए लॉ, उसी पे आप ऑर्डिनेंस ला सकते हो जिससे पार्लियामेंट बना सकती है। सम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन एज पर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी ए बिट टेकन अवे बाय द फंडामेंटल राइट, वही जैसे सिमिलर पार्लियामेंट की पावर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर छेड़ नहीं कर सकती, ऑर्डिनेंस भी बिल्कुल सिमिलर वही होता है। मस्ट लेट बाउट द बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन एक्शन, या फिर वहाँ पे नहीं है तो आपको मैंने बताया ना मैक्सिमम ये 6 मंथ 6 वीक तक रह सकता है, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैक्सिमम जो गैप होता है 2 सेशन के बीच में वो 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अलाउड द लैप्स विदाउट एनी प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट, अगर रखोगे नहीं 6 मंथ 6 वीक के अंदर तो ये क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। विड्रॉल एनी टाइम ओनली द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम, इसको अगर विड्रॉल करना ऑर्डिनेंस को तो बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेड करते हैं पीएम वो एडवाइस देगा उनको, प्रेसिडेंट को विड्रॉल कर देंगे। कैन नॉट इनटू फोर्स फॉर ए बैक डेटेड, ठीक है। मॉडिफाई द रिपेल एनी, जो
पार्लियामेंट के एक्ट है उसको भी चेंज कर सकता है ऑर्डिनेंस, आपको पता ही बिल्कुल सिमिलर वही रहता है। इट कैन अल्टर अमेंड द टैक्स लॉ को भी कर सकता है, तो ये याद रखना टैक्स लॉ को भी कर सकता है। कैन नॉट इशू अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बदलाव के लिए आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, ये याद रखना। कैन इशू इवन देयर इज नो वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन, और कुछ भी नहीं है उस टाइम पे भी आप इशू कर सकते हैं। नो केस कैन बी गो टू सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द आपका प्रोमोलगेशन, मतलब कोई केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट जजमेंट है, डीसी वर्धा का केस था 1987 में, जो सक्सेशन आप रीप्रोग्रेट कर रहे हो, मतलब रीप्रोग्रेशन क्या करना कि एक बार ऑर्डिनेंस लिया है, फिर आपको दोबारा आपने उसी चीज़ पर ऑर्डिनेंस ला दिया, दोबारा इस पर इसी चीज़ पर ऑर्डिनेंस लाते हो, तो आप ऑर्डिनेंस ला के बिल्कुल 20 साल तक खड़ा करो। बिहार की गवर्नमेंट ने किया था कि 20 साल तक एक ऑर्डिनेंस को ला के सक्सेसफुली रीप्रोग्रेट कर करके 20 साल तक रखा था, तो वो नहीं कर सकते, वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। यही वो केस है, डीसी वर्धा का केस है, पढ़ लेना जाके ये। अब पार्डनिंग पावर क्या होती है, माफ़ी की सज़ा क्या होती है, ये आर्टिकल 72 में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के। एम्पावर करती हैं प्रेसिडेंट को किसी भी आदमी को माफ़ कर देना किसी भी सज़ा से, किसी भी जगह से। पनिशमेंट चाहे वो कोर्ट मार्शल का हो, चाहे यूनियन लॉ के अगेंस्ट हो, या सेंटेंस ऑफ डेथ का हो, तो किसी भी को माफ़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट, माफ़ किसी को भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट है। कन्फरिंग द पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज कीपिंग द डोर टू ओपन, सबके लिए ओपन है। जुडिशल एरर कुछ भी हुआ हो वो आ सकते हैं, प्रेसिडेंट से माफ़ी याचना वहाँ पे लगा सकते हैं। अब होती क्या है पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग पावर पूरी तरह से माफ़ कर देना। कोई भी सज़ा हो, चाहे आपके पास फांसी की सज़ा क्यों ना हुई हो आपको, तो सारी सज़ा से आपको बेल कर देना, बली कर देना। कम्यूटेशन क्या होता है, ये करता है कि ये वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कम्यूट करना आप करते हो ना, कम्युनिकेशन पढ़ा है आपने, कम्यूट करना कि प्लीज़ इनकी बात को कम्युनिकेट करो, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या करता है वो बहुत ऐसी भाषा में बोलता है जो आपकी समझ में नहीं आती। आप जो कम्यूनिकेटर होता है वो क्या करता है, वो सरल भाषा में कर देता है, सरल भाषा में उसको आपको बता देता है। तो यही मतलब होता है कि सब्सिट्यूट होता है वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, ए डेथ सेंटेंस में बी कम्यूटेड इनटू द इम्प्रिजमेंट, मतलब जिंदगी भर की सजा में कर दो या उससे भी कम में सिंपल इम्प्रिजमेंट कर दो, डेथ सेंटेंस, उसको बोलते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब होता है कोई आपके सामने कोई फ्रेंच बोल रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रही, भारी लग रही है, एक जो कम्यूटेटर होगा बीच में होगा या फिर उसको कन्वर्ट जो करेगा वो सरल भाषा में आपकी भाषा में कन्वर्ट कर देगा। तो उसको क्या है कि ऐसी लैंग्वेज को सरल में कन्वर्ट कर देना। तो ऐसी सेंटेंस है, हायर सेंटेंस को लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो बस ये याद रखो। रिमिशन, रिमिशन क्या करता है, ये क्या करता है, ये रिमिशन में क्या किया जा रहा है, आपको क्या करो, देखो कोई मिशन मिला है आपको, मिशन मिला है कोई आपको, उसको दोबारा से रिमिशन करना है। मतलब कि है तो मिशन वही, पर दोबारा से उसी मिशन में दोबारा से काम करना है, रिमिशन करना है। ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे सज़ा आपको 5 साल की हुई है, सज़ा कट के 2 साल की कर दो, पर विदाउट चेंजिंग द करेक्टर। जो आपको 352 में सज़ा हुई है, 352 में आप 1 साल की सज़ा भी दे सकते हो और मैक्सिमम 5 साल तक की दे सकते हो। तो आप क्या कर दोगे, 5 साल से 1 साल की सज़ा कर दोगे विदाउट चेंजिंग द करेक्टर। 352 का ही करेक्टर है, वही मुकदमा है, 302 का ही मुकदमा है अटेम्प्ट टू मर्डर का, उसमें आपने क्या कर दिया, सज़ा उसमें 20 साल तक की दे सकते हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट से आपने 10 साल की सज़ा कर दी, पर 302 तो नहीं चेंज की ना। तो वही इसमें होता है रीमिशन। कोई मिशन पे सज़ा हो गई है आपको, उसको रीमिशन किया जाए, मिशन वही रहेगा पर सज़ा को कम किया जाएगा। तो ये किसको किया जाता है, जैसे 2 ईयर की सज़ा 1 साल तक कर दो, इम्प्रिजमेंट 1 साल तक का कर दो, ऐसे किया जाता है। एक होता है रिप्राइट। रिप्राइट मैंने ऐसे याद किया, रिस्पेक्ट, देखो इसमें आ रहा है सारा रिस्पेक्ट। आप क्या करते हो, कभी कभी किसी की इंसान की रिस्पेक्ट करते हो, जैसे कोई महिला है, गर्भवती महिला है, जेल के अंदर बंद है, उसको एक भावना देखते हो, डोनेट अवॉर्डिंग द लेसर सेंटेंस इन द प्लेस ऑफ ओरिजिनल अवार्ड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, कोई वुमेन ऑफेंडर है, कोई प्रेगनेंसी होने वाली है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे अवार्ड दे दो स्पेशल, उससे क्या कर दोगे, जो उसको है उसको लेसर सेंटेंस में कन्वर्ट कर दोगे। जस्ट सिमिलर लाइक ए रिमिशन, जस्ट सिमिलर लाइक ए रिमिशन आप कर दोगे, या फिर कम्युनिकेशन, पर ये रेस्पेक्ट दे रहे हो इंसान को, उसकी रेस्पेक्ट पे। कोई डिसेबिलिटी पर्सन है, बेचारे के पैर हाथ नहीं है, जेल में है, या कोई महिला इसकी प्रेगनेंसी है, उसको आप क्या कर दोगे, लाइटर फॉर्म में, और या फिर छोड़ दोगे, जाइए। एक होता है आपका रिप्राइट। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको फांसी की सज़ा हुई है, तो कुछ स्टे लग जाता है कि अभी ये याचिका महामहिम के पास है, वो सुनवाई कर रहे हैं, क्या पता माफ़ कर दे। तो वही होता है, ये इम्प्लाइज करता है, स्टे लगा देता है। जैसे फांसी आपको आज होनी है, जैसे अभी देखा ना निर्भया केस में फांसी उनकी टल रही थी बार बार, इस तारीख को हुई, पर एक आदमी से याचिका लगा, वो 3-4 थे एक साथ, 3-4 को एक साथ सजा हुई थी, वो 3-4 क्या करते थे, एक एक करके महामहिम के पास याचिका लगा रहे थे। ये फांसी उनकी 14 तारीख की है, 13 तारीख को याचिका लगा देंगे, दया याचिका कर देंगे, तो उसमें 2-3 दिन और लग जाएंगे, तो सज़ा नहीं होगी, स्टे लग जाएगा 14 तारीख की फांसी पे। तो यही होता है रिप्राइव।
इस इम्प्लाइज द स्टे एग्जीक्यूटिव मतलब सेंटेंस स्पेशली डेथ सेंटेंस फॉर ए टेम्परेरी पीरियड इट इज पर्पस एनेबल द मतलब ये जो अभी पार्डनिंग पावर पे प्रेसिडेंट सोच रहे हैं क्या करना है, तब तक उनकी वहाँ से लेटर नहीं आता तब तक आप फांसी नहीं लगा सकते। तो वो ऐसे ऐसे अपने टाइम बढ़ाते जा रहे थे। तो क्योंकि ये रिप्राइव है, रिप्राइव से बढ़ा रहे थे। रेस्पेक्ट करना सीखो किसी की, तो आपके लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। रीमिशन करना कि मिशन वही रहेगा, उसको रीमिशन दोबारा करना, यानी कि विदाउट चेंजिंग द करेक्टर ऑफ द। और एक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट कौन करता है कि आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही, लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट करना। और पार्डनिंग पावर में पूरी तरह दया याचिका माफ़ी जो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है आपकी। आगे आता है आपका आर्टिकल 161। इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द जो गवर्नर की पावर होती है, वो गवर्नर के पास सारी पावर है, पर गवर्नर क्या कर सकता है, जो प्रेसिडेंट से पावर की कुछ अलग है। मिलिट्री कोर्ट को प्रेसिडेंट कर सकता है पर गवर्नर नहीं कर सकता। जो प्रेसिडेंट कैन पार्डन कर सकता है, डेथ सेंटेंस है मतलब किसी को सजा हुई है फांसी की, डेथ सेंटेंस की, तो उसमें पूरी माफ़ी कर सकता है, उसको आज़ाद कर सकता है प्रेसिडेंट, पर गवर्नर नहीं कर सकता। गवर्नर क्या कर सकता है कि उसको चेंज कर दे, मतलब कि रिमिट कर दे, कम्यूट कर दे, डेथ सेंटेंस को कम फॉर्म में कर दे, डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दे, वो कर सकता है, वह पूरी तरह माफ़ी नहीं दे सकता डेथ सेंटेंस पे। गवर्नर बोथ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट हैव द कॉन्करेंट पावर इन द रिस्पेक्ट ऑफ सस्पेंशन, रिमिशन, कम्युनिकेशन और डेथ सेंटेंस, और सब पे गवर्नर की सेम पावर है, ये आपको याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल ऑन द पार्डनिंग पावर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, जो पेटिशन होगी मिर्सी की इज नो राइट ऑन द ओरल हियरिंग, उस पर कोई ओरल हियरिंग नहीं होगी। एग्जामाइन द एविडेंस इफ फ्रेश टेक ए रिव्यू इन द डिफरेंट दैट द व्यू टेकन बाय द कोर्ट। द पावर है एक्सरसाइज द एडवाइस टू द यूनियन कैबिनेट इज नॉट बाउंड टू गिविंग द रीजन ऑफ द ऑर्डर, ठीक है ना। द एफर्ट रीजन इज ओनली द सेंटेंस बट मेल, मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें नो नीड टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि स्पेस सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा बीच में अगर किसी को उन्होंने माफ़ कर दिया। नो सब्जेक्टेड टू द जुडिशियल रिव्यू आर ट्रिपली रिलेशनल, ये चीज़ नहीं है। स्टे कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय फिलिंग द अनदर पेटिशन, अगर किसी को सजा उन्होंने कैंसिल कर दी, किसी की पेटिशन खत्म कर दी, मतलब नहीं हम मर्सी नहीं दे रहे इनको, तो दोबारा नहीं सेंड करेगा प्रेसिडेंट को, सर एक बार और देख लो, वही सॉरी सर एक बार और देख लो, ऐसे नहीं करेगा, एक बार खत्म तो खत्म। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बताई गई हैं आर्टिकल 53 के अंदर। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आइदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिस ऑफ सबऑर्डिनेट, आपको पता ही है। 74 क्या बोलता है, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द पीएम, काम ही करते हैं। आर्टिकल 75 में क्या बोलता है, काउंसिल इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा। ऐसा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, मेड द प्रेसिडेंट बाउंडिंग बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम। ऐसा क्यों किया गया था बाउंडिंग, कि वो उनकी एडवाइस पे काम करेंगे। 44 आया 78 में। ऑथराइज किया गया कि प्रेसिडेंट इज रिक्वायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकंसिडरेशन सच एडवाइस इज आइदर जनरली और अदरवाइज मे रिटर्न और मैटर ऑफ द रीऑर्गेनाइज, मतलब ये सारी चीज़ याद रखो। 53 क्या बोलता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन उनके नाम पे ली जाती हैं, ठीक है ना। और 74 क्या बोलता है, वो एडवाइस पे काम करते हैं। 75 क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ एडवाइस मारेंगे, ये सारी बात इसके अंदर है। नो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेशनरी बट एज सिचुएशनल डिक्टेशनरी पावर इनके पास होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेशनरी पावर नहीं है, मतलब कि अपने आप से सोच के करना, तो डायरेक्शन देना। वो क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर को व्हेन द नो पार्टी हैव क्लियर मेजोरिटी, अगर किसी की क्लियर मेजोरिटी नहीं लग रही है, सबकी मेजोरिटी नहीं है, तो किसी भी पार्टी के पीएम को, मतलब कि किसी भी पार्टी के मतलब अपॉइंट कर सकते हैं पीएम को, और बोलेंगे अपनी मेजोरिटी प्रूव करके दिखाओ। इन द लोकसभा व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज डाई सडनली, अगर ऑफिस सक्सेसर मतलब कि ऑफिस उनका सडनली क्या हो, पीएम की डेथ हो जाए, जैसे आपके राजीव गांधी जी की डेथ हो गई थी और एकदम से कोई सक्सेसर नहीं मिल पाया था, तो भी किसी पार्टी के अपॉइंट कर लें, पर इमीडिएटली वो कर दिया गया था उनके, शायद किसको किया गया था, उनके बाद सक्सेसर बने थे, इमीडिएटली कर दिया गया था। डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन द प्रूविंग नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए लोकसभा के अंदर, तो डिसमिस कर देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये नहीं है कि पूरा सदन खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं, डिसॉल्व नहीं होता। वो क्या होता है, फिर कोई भी पार्टी अगर प्रूफ करना चाह रही है मेजोरिटी को कर सकती है, अगर नहीं कर पाती है तो पूरा सेशन खत्म कर देते हैं, री इलेक्शन के लिए बोल देते हैं। जो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट द मेजोरिटी, तो वो उनकी ये डिक्टेशनरी पावर होती है। सिचुएशनल डिक्टेशनरी, सिचुएशन को देखते हो अपनी मन बुद्धि को, मतलब अपना प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये चीज़ें करते हैं, तो ये आपको याद रखना है।
आगे फिर इसमें लिखा गया कि 52 प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर, 54 में इलेक्शन, ये आप खुद पढ़ लेना क्योंकि एक रिवीजन सीरीज है, स्पीड में जाऊंगा। आगे आता है वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर नेक्स्ट द रैंक ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और ऑफिस जो वेरेंट है जो है लाइन ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट की लाइन पे है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मैंने आपको बताया इनके इलेक्शंस अलग होते हैं। उसमें देखो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन यूटीज, ये आदमी वोट करते हैं प्रेसिडेंट के में। इनके में क्या होता है, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, बोथ, इसमें आता है बोथ, पूरे पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं इनमें वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे इनके में था, ये इनके में नहीं आते, ये पार्लियामेंट से ही चुने जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट। सिस्टम वही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, एसटीपी बोलते हैं इसको, एसपीटी बोलते हैं और एसआरवी बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ये अपॉइंटेड किए जाते हैं। कोई भी डिस्प्यूटेड डाउट होता है इलेक्शन में तो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होता है, जो सेम है दोनों का। कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट, इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जाता। 35 साल उम्र होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए राज्यसभा, पर प्रेसिडेंट किसके था, लोकसभा। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होल्ड नहीं करेंगे, कोई सिटिंग और वाइस प्रेसिडेंट के मतलब एलिजिबल होने चाहिए, और सिक्योरिटी और डिपॉजिट आरबीआई में करेंगे। ओथ ऑफ फॉर्मेशन कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। या फिर प्रेसिडेंट किसी पर्सन को अपॉइंट करें दिलवाने के लिए, बेसिकली यही दिलवाते हैं प्रेसिडेंट ही, ऐसा नहीं करते। 5 साल का इनका टर्म होता है, रिजाइन कर सकते हैं एनी टाइम, किसको दे सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं ऑफिस बिफोर द कंप्लीटेशन, रिमूव द रिसोल्यूशन, ऑल द मेजोरिटी जो मैंने बताया था आपको सिमिलर होती हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जो इनका रिसोल्यूशन है, जो प्रेसिडेंट को तो किसी सदन में लेके आ जाओ, उसके लिए बस आपको क्या लगता है, एक चाहिए होती है बैकिंग, ठीक है ना, कि मतलब कि वो 2/3 वाली मेजोरिटी से। इनका राज्यसभा में ही ला सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा में चेयरपर्सन होते हैं, जो ऊपर बैठा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, तो राज्यसभा में ही ला सकते हैं बस, बेशर्ता लोकसभा एग्री करे उस चीज़ को लाने के लिए। इस बेस पे जो रिसोल्यूशन होगा इफेक्टिव मेजोरिटी में पास होगा फ्रॉम द राज्यसभा एंड द सिंपल मेजोरिटी इन द लोकसभा। रिसोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा बट नॉट इन राज्यसभा। एडवांस 14 दिन का नोटिस होगा। नो ग्राउंड ऑफ रिमूवल शुड बी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इनका कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एट एनी टाइम, नंबर ऑफ टाइम, तो ये भी आपको याद रखना है। वैकेंसी है, एक्सपायर हो जाए, टर्न्यूर या रेजिग्नेशन हो जाए, रिमूवल हो जाए, डेथ हो जाए, वॉइड इलेक्शन कर दे, तभी वैकेंसी हो सकती है। पावर ऑफ फंक्शन जो रहते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, सिमिलर रहते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इफ वैकेंट, इनको क्या है, देखो है तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही है, पर जब ये ऑफिस वैकेंट होगा तभी प्रेसिडेंट का काम करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ तक कर सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ तक इलेक्शन कराने होते हैं, ऐसा है। नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ चेयरपर्सन, राज्यसभा की ड्यूटी नहीं करेंगे, उस टाइम पे इनकी खाली जगह होगी राज्यसभा में, तो डिप्यूटी जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो इनको संभालेंगे, और ये सारी सैलरी और अलाउंस प्रेसिडेंट के जितना लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स एनी, इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया एमोलमेंट, मतलब इतनी सैलरी इतना कुछ, वो अपने हिसाब से पार्लियामेंट डिसाइड करती है। इंडियन और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है कंपेयर किया जाए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट सक्सेस कर जाते हैं प्रेसिडेंसी में व्हेन द फॉल वैकेंट और रिमेन द प्रेसिडेंट अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द, मतलब कोई नया नहीं आता। मतलब कैसे, जैसे अभी जॉय बिडेन है, इनकी डेथ हो जाए, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा, इनकी डेथ हो जाए 1 साल के अंदर, ठीक है, बचे हुए इनके कार्यकाल 3 साल के, क्योंकि वहाँ 4 साल के लिए बनता है, तो 3 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट उनकी कुर्सी पे बैठे रहेंगे। यहाँ पे ऐसा है, हमारे में कैसा है कि हमारे वैकेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 मंथ तक वो बन सकते हैं, उसके 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कराने होंगे, बट ठीक है ना। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ऑन द अदर हैंड डज नॉट एज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन इट फॉलोज द वैकेंट एक्सपायर टर्म, ही मेरिटली सर्व एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट की काम करेंगे तब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें, ये रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये कुछ इसमें दिया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर, नहीं कंटेन करता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ऐसा याद रखना, क्योंकि ये हमने एक तरह से बस नाम के ही रखे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए। आर्टिकल 75 क्या बोलता है, पीएम अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड डज नॉट इम्प्लाइज दैट द प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंटेड एनी एज पीएम। लीडर ऑफ मेजोरिटी ऑफ द, जो लोकसभा पार्टी है उसी के होते हैं मोस्टली, तो आपको पता ही है। पर्सन जो डिक्टेशनरी पावर जो होती है, जो प्रेसिडेंट बैठते हैं, नो पार्टी हैव क्लियर कट मेजोरिटी, वही सिमिलरली सब काम उनके साइड का ही होता है। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द इंडिविजुअल जजमेंट इफ इट डाई ऑन द ऑफिस ऑफ सडनली, ये कहाँ से प्रेसिडेंट बीच में आ गया, ओके मैं कह रहा ये बीच में कहाँ से आ गया प्रेसिडेंट, मैं तो खुद पढ़ता जा रहा, मैं यार ये डिफरेंट चल रहा है, ये कैसे आ गया। तो ये मैं रियल एग्जीक्यूटिव कैसे बता दिया, मैंने कहा पता नहीं कैसे ऐड कर दिया इन्होंने। तो ये क्या है कि ये यहाँ से आपका प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट हो जाता है, और प्राइम मिनिस्टर की पावर कैसी रहती है वो मैं आपको बताऊँगा। 52 कहाँ तक जाना है हमें इसमें पढ़ते पढ़ते, यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है।
तो मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ इस वाले पेज को। तो अब प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट हो गया, इनको क्या बोलते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बोलते हैं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। मैं भी यही कंफ्यूज हो गया था, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कैसे बोल दिया इसने, पर लिखा है तो मैं पढ़ ही जा रहा था, पर मुझे समझ में आया कि मुझे आके पढ़ लिया कि मैं यार सब कुछ गलत चल रहा है, एक बार देख लेता हूँ ये कहाँ से स्टार्ट हो गया। ओके, प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट हो गया। तो ये क्या रहते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहते हैं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव रहते हैं, और वो कौन रहते हैं आपको पीएम बताना है कौन से फैक्टर रहते हैं। ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहते हैं, आपको पता ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, इनकी जो टर्म है वो कहीं भी मेंशन नहीं है, पर देखो वाइस प्रेसिडेंट की टर्म मेंशन है, ऐसा होगा। यहाँ से करेक्ट कर लेना, सॉरी गलती होती है, फ्लो में आगे निकल जाता है इंसान। आर्टिकल 75 ऑफ द पीएम के क्या बोलता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट डज नॉट इम्प्लाइज दैट द प्रेसिडेंट हैज फ्री टू अपॉइंटेड एनी ऑफ द पीएम। देखो जिसकी मेजोरिटी होगी उसी को अप्लाई करना पड़ेगा। कि लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी के होते हैं, आपको पता है लोकसभा की जो मेजोरिटी पार्टी होगी उसके लीडर होंगे। पर्सनल इनकी मतलब डिस्क्रिशन रहती है प्रेसिडेंट के साथ। व्हेन द नो पार्टी हैव क्लियर मेजोरिटी, तो फिर तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन यूज़ करेंगे, वो किसी को भी बुला सकते हैं, कोई मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है, उसका अपॉइंटेड कर देंगे और बोलेंगे अपनी लीगलिटी मतलब चीज़ प्रूफ करके दिखाओ, कॉन्फिडेंस अपना लोकसभा इतने मंथ के अंदर, वो कितने मंथ भी बता सकते हैं। प्रेसिडेंट एक्सरसाइज इज इंडिविजुअल जजमेंट इफ़ डाई इन द ऑफिस ऑफ सडनली, तब भी वो सिचुएशन डिक्टेटरी यूज़ करेंगे अगर डेथ हो जाती है पीएम की ऑफिस के अंदर ही, ठीक है ना। इफ नो डेथ और मतलब कि इनकम्बेल्ट पीएम द रूलिंग पार्टी इलेक्टेड एज ए न्यू लीडर, अगर डेथ हो जाती है तो वो जल्दी से न्यू लीडर इलेक्टेड करते हैं। प्रेसिडेंट हैज नो स्पेसिफिक बट अपॉइंटेड हिम एज ए पीएम, उसको ही अपॉइंटेड करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट पर्सन मस्ट बी ए प्रूव ए मेजोरिटी लोकसभा बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम। पहले क्या होता है, पहले अपॉइंट किया जाता है और फिर बोला जाता है कि चलो अब अपनी प्रूफ करके दिखाओ अपनी मेजोरिटी, ऐसे बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीएम में बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी का भी हो सकते हैं पीएम मेंबर। आपको पता ही है अपनी इंदिरा गांधी थी, ये मनमोहन सिंह थी, लोकसभा राज्यसभा में से थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए पीएम और सीएम बन सकता है। अभी आपकी जो आपकी मिनिस्टर हैं, आपकी कहाँ की वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, वो अभी मेंबर नहीं है किसी भी हाउस की, वहाँ पे एक ही हाउस है, असेंबली की मेंबर नहीं है, पर वो सीएम है। तो ऐसे ही पीएम हो सकते हैं, पर 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी होगी आइदर हाउस ऑफ की, वरना आपकी कुर्सी आपको छोड़नी पड़ेगी। जो इनकी ओथ और सैलरी है और सब कुछ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेसिडेंट करते हैं। जो टर्म है इनके ऑफिस का नॉट फिक्स नहीं है, पर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के हिसाब से ये रहते हैं। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम एनी टाइम, अगर ये इंजॉय मेजोरिटी खत्म हो जाए तो कभी भी कर सकते हैं, तो इनका कोई टर्म फिक्स नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट के प्लेजर से रहते हैं। इफ लॉस द कॉन्फिडेंस इन द राज्यसभा मस्ट बी रिजाइन, और प्रेसिडेंट कैन डिसमिस कर देंगे, उससे पहले रिजाइन दे तो वरना डिसमिस किए जाओगे। सैलरी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट पे, ठीक है ना, जैसे एमपी को सैलरी मिलती है उसी हिसाब से इनकी सैलरी दी जाती है। कुछ एडिशनल कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के तौर पर उनको। पावर एंड फंक्शन कैसे रहते हैं इन द रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपको पता ही है अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को सारे, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड करता है पर रिकमेंडेशन पीएम की रहती है। एलोकेशन करते हैं पोर्टफोलियो, भाई तुझे गृह मंत्रालय, तुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सबको देते हैं। प्रेसिडेंट मीटिंग लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं मिनिस्टर के बीच में। ब्रिंग कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय द रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस, जैसे ये रिजाइन दे देंगे ना अपने ऑफिस से, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन हो जाएगी, गिर जाएगी। रिजाइन और डेथ द पीएम ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये याद रखना। रेजिग्नेशन और डेथ एनी मिनिस्टर, फिर उस अगर कोई मिनिस्टर कर रहा है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं गिरेगी। कोई रिजाइन कर दिया, किसी ने कुछ छोड़ दिया तो पूरी नहीं गिरेगी, पीएम किसी और को रख देंगे उनकी जगह। अगर पीएम खुद ही छोड़ के चले गए तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाएगी। इन द रिलेशन टू प्रेसिडेंट की रिलेशन क्या होती है, प्रेसिडेंट और पीएम मिनिस्टर कि तीनों की रिलेशन जब अच्छी होती है, कम्युनिकेट करते हैं सारे डिसीजन, क्या क्या हम डिसीजन लेना है, आर्टिकल 78 मैंने आपको ऊपर बताया था। एडवाइस करते हैं अपॉइंटमेंट, ये अटॉर्नी जनरल को, कैग को, चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर और फाइनेंशियल कमीशन को एडवाइस करते हैं, क्योंकि इनकी कमेटी होती है, आपने देखा होगा ना, लोकसभा अपोजिशन, लोकसभा स्पीकर होते हैं वो, और ये हर कमेटी के चेयरमैन होते हैं और प्रेसिडेंट उसमें है, तो ये फिर सजेशन भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, इस आदमी को रख दो आप। इन द रिलेशन टू पार्लियामेंट, ये क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को समनिंग करने के, प्रोपोगेट करने के लिए सेशन को, रिकमेंडेड करते हैं डिसॉल्व ऑफ द लोकसभा एट द एनी टाइम, अनाउंस करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये होती हैं। पावर, अदर पावर फंक्शन क्या होती है, चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, नेशनल वाटर जो रिसोर्स काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, शेप ऑफ द फॉरेन पॉलिसी क्या क्या रखनी है, चीफ स्पोक पर्सन होते हैं गवर्नमेंट के, चीफ मैनेजर
मैनेजर इन क्राइस होते हैं, पॉलिटिकल के कोई क्राइसिस आ रहा है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। लीडर होते हैं पार्टी ऑफ पावर में जो है, पॉलिटिकल हेड होते हैं सर्विसेज के। मीट करते हैं वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल डिफरेंट स्टेट, रिसीव करते हैं मेमोरेंडम, ठीक है, रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम। रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट कैसी होती है इनकी? आर्टिकल 74 मैंने आपको बताया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद ए पीएम हेडेड एंड एडिंग एडवाइस पे काम करते हैं प्रेसिडेंट, हु इज अकॉर्डिंग टू द सच एडवाइस। आर्टिकल 75 क्या बोलता है? अपॉइंटेड बाय द पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, मतलब कि जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पीएम को, उनकी रिकमेंडेशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किए जाते हैं। प्लेजर जो लेते हैं ऑफिस का वो प्रेसिडेंट से लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा ओनली, ऐसा है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल किसके रहते हैं? राज्यसभा के, सॉरी लोकसभा के, सॉरी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं? ये क्या होते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, कुछ तो नॉट डिटेल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इतना डिटेल नहीं लिखा हुआ, बस 2 ही आर्टिकल जो मैंने आपको ऊपर बताया इसी में लिखा हुआ है। कौन ये रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा, अपॉइंटेड अदर काउंसिल मिनिस्टर, बस इसी में लिखा हुआ, इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। बस 74 में और 75 में इनका प्रोविजन थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वरना इतनी डिटेल में कहीं पर भी इनका कोई भी नहीं दिया हुआ। जैसे मैं आपको बताऊँ 74 में क्या दिया हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, यार हो जाए यार सेविंग में। तो 74 में क्या दिया है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द पीएम headed and aid and advise the president who act as according to the advice to the president is not inquiry into the court। जो एडवाइस देंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो इंक्वायरी नहीं हो सकती किसी कोर्ट में। तो ये है। 75 बोलता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे पीएम को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे पीएम की रिकमेंडेशन पे, जो पीएम को प्रेसिडेंट को बताएंगे। ऐड करेंगे सम कुछ, इसमें कुछ और प्रोविजन ऐड किए गए 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। द टोटल नंबर इंक्लूड द पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। यानी कि आपकी स्ट्रेंथ लोकसभा है 100 है, ठीक है ना, मेंबर की 100 है, तो 15 ही आप मिनिस्टर बना सकते हो। ऐसा 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में फिक्स किया गया। डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, जो शेड्यूल 10 के अंदर आता है। एंटी डिफेक्शन लॉ कि आपने पार्टी छोड़ दी, ये कर दिया, पार्टी के खिलाफ चले गए, ठीक, वोट कर दिया आपने, या फिर आपने इंडिपेंडेंट मेंबर ने कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया, नॉमिनेटेड मेंबर ने 6 महीने बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ में बताया गया है, ठीक है ना। फिर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू राज्यसभा, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द ओथ ऑफिस ऑफ सीक्रेसी, ठीक है। मिनिस्टर इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 6 मंथ तक बन सकता है पर उसको मेंबरशिप लेनी होगी। सैलरी अलाउंसेस फिक्स बाय द पार्लियामेंट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। फिर 77 में थोड़ा बताया, कंडक्ट बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट, ठीक है ना, ऑर्डर देते हैं कि ये चीज़ करो आप। प्रेसिडेंट मेक अ रूल मोर कन्वीनियंटली ट्रांजेक्शन करने के लिए कि सब साथ में बैठ के काम करें। आर्टिकल 88 क्या होता है? राइट टू मिनिस्टर रिस्पेक्ट द हाउसेज, राइट टू स्पीक टेक ए पार्ट इन द प्रोसीडिंग आइदर हाउस, किसी भी हाउस में ले सकते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं। जॉइंट सिटिंग में एनी कमेटी में मेंबर हो सकते हैं। नॉट एंटाइटल्ड टू द वोटेड, मतलब ये क्या रहता है, जैसे मैं लोकसभा का मेंबर हूँ या फिर वहाँ का मिनिस्टर हूँ, मैं राज्यसभा में बैठा हूँ, यहाँ पे वोट नहीं कर सकता, अपने सदन में ही करूँगा, बस बोल सकता हूँ और वहाँ पे पार्ट ले सकता हूँ। नेचर जो एडवाइस होती है बाय द मिनिस्टर, वो 74 में मेंशन की गई है। 40 to 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेड द बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट कर दिया गया है कि जो इनकी एडवाइस होगी वो बाइंडिंग रहेगी प्रेसिडेंट पे। कैन नॉट इंक्वायरी इन द कोर्ट में नहीं कर सकते आप इंक्वायरी। एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट एनी एड एंड एडवाइस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर प्रेसिडेंट अपनी इंक्वायरी अपने हिसाब से एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ करते हैं तो एड विदाउट एड एंड एडवाइस वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानी जाएगी। अपॉइंटमेंट कौन करता है? वही प्रेसिडेंट करता है प्रेसिडेंट की एडवाइस पे। इफ़ नॉर ए मेंबर, तो 6 मंथ मैंने आपको बताया ना, आपको 6 मंथ के अंदर आपको क्या लेनी पड़ेगी, किसी भी हाउस की, ठीक है ना, किसी भी हाउस की 6 महीने के अंदर आप क्या लेनी पड़ेगी। जैसे कोई मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया और वो किसी हाउस का मतलब मेंबर ही नहीं, तो 6 मंथ के अंदर आपको किसी भी हाउस में एमपी बनना पड़ेगा, ठीक है ना, बाय द इलेक्शन और नॉमिनेशन, कैसे भी आप बन सकते हो, वरना आपकी सीरीज खत्म हो जाएगी। राइट टू स्पीक टेक पार्ट द प्रोसीडिंग, किसी भी हाउस में ले सकते हो पर वोटिंग अपने ही हाउस में करोगे जिसके आप मेंबर हो, ऐसा इसमें बताया गया। आगे चलते हैं। आगे आता है कि ओथ एंड सैलरी, ये एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओथ ऑफिस ऑफ द सिक्योरिटी, नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम्युनिकेट, अपनी चीज़ें जो पर्सनल चीज़ें होती हैं तुमसे थोड़ी बताएंगे, ये पॉलिसी लाने वाले सिक्योर रखेंगे। सैलरी अलाउंस डिटरमाइन द पार्लियामेंट, आपको पता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं राज्यसभा से, आर्टिकल 75 में। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं ओमिशन कमीशन के। रिजाइन कर सकते हैं द नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया लोकसभा के अंदर। ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को डिजॉल्व और कॉल द फ्रेश इलेक्शन, यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं। मे नॉट ऑब्लिगेटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लॉस्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस मोशन, डिसीजन लेते हैं बाइंडिंग रहते हैं ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर के, ठीक है ना। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं आर्टिकल 75 में, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैन रिमूव ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूव कर सकते हैं। इट कैन बी डिफरेंट ओपिनियन, डिसअफेक्शन हो सकता है इनका पीएम से, कैन आस्क टू रिजाइन,
पीएम बोलता है चलो छोड़ दो, तुम्हारा मेरे बात ही नहीं मिल रही। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई नहीं है। नॉट रिक्वायर ऑर्डर ऑन द प्रेसिडेंट पब्लिक, ऐसा मतलब ये आप पढ़ लेना छोटी छोटी चीज़ें। कोर्ट कैन बेयर इट इंक्वायरी इन द नेचर ऑफ द एडवाइस, ये कर सकते हैं। कंपोजिशन क्या रहती है इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में? कौन कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर, ये सारे होते हैं। पीएम सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी होता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर ये हेड इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं जो डिसाइड, जैसे आपके राजनाथ सिंह हो गए, डिफेंस हो गए, ये सारे पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इनके सारे अटैच रहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, अटैच रहते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी होते हैं, मतलब स्वतंत्र प्रभाव से इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, पर इनको पूरा स्वतंत्र प्रभाव एक डिपार्टमेंट का दे दिया गया, मिनिस्ट्री का दे दिया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो रहते हैं नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ये कैबिनेट के मेंबर तो नहीं रहते, कैबिनेट के तो मिनिस्टर ही होते हैं। एंड डो नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग अनलेस कोई स्पेशल इन्विटेशन ना भेजा जाए इनके पास, या इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर हो, या डिपार्टमेंट और अटैच ऑफिस में किसी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर के साथ लगा हो, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये कैबिनेट नहीं रहते, कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं। तो आपने क्या सीखा? ये हो गया आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सीखा क्या आपने? ये हो गया आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ा वाला, हम इसको देखेंगे। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, इसी के अंदर क्या होंगे? कैबिनेट होंगे। कैबिनेट के अंदर ही क्या होंगे? आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, या डिप्यूटी मिनिस्टर होंगे, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, या फिर देखो ये पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। COM हो गया बड़ा वाला सर्किल, वेन डायग्राम है, इसके अंदर कैबिनेट हो गए। ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो हैं, और ये हो गए डिप्यूटी मिनिस्टर जो हो गए। तो ये सारे इसका पार्ट होते हैं, कैबिनेट अलग होता है, पर सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट है। डिप्यूटी मिनिस्टर जो होते हैं नॉट गिव इंडिपेंडेंट चार्ज, इनको नहीं देते, इनको दे सकते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज किसी भी हाउस या मिनिस्ट्री का, ठीक है ना। अटैच रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर से, जो डिप्यूटी मिनिस्टर रहते हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से अटैच रहते हैं। नाइदर द मेंबर ऑफ द कैबिनेट नॉर अटेंड द कैबिनेट मिनिस्ट्री, तो ये तो बिल्कुल अलग ही रहते हैं, पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते हैं, ये एक लास्ट कैटेगरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। देखो इसके अंदर पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी कर लेना, ये लास्ट कैटेगरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। कोई डिपेंडेंट इनको नहीं दिया, अटैच किया जाता, इनको हमेशा सीनियर जो मिनिस्टर होता है उसके साथ अटैच रखा जाता है। 1967 से नो अपॉइंटमेंट ऑफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, तो 1967 से इनको तो कोई अपॉइंटमेंट किया ही नहीं गया पार्लियामेंट सेक्रेटरी। ऑल्सो इंक्लूड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर ए पॉलिटिकल रीजन, कभी कभी पॉलिटिकल रीजन से इनको क्या किया जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लिया जाता है लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। रोल ऑफ कैबिनेट क्या था? हायर डिसीजन मेकिंग, जो कैबिनेट है, देखो कैबिनेट अलग है, तो हायर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को, ये काम कर, बाइंडिंग होता है, चीफ क्राइसिस मैनेजर है, ठीक है ना। मेजर लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल मैटर देखती है, कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट, डील करती है फॉरेन पॉलिसी, जो कि कैबिनेट है। तो कैबिनेट में बड़े बड़े मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये बड़े बड़े मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट या तो अटैच रहते हैं बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ, या इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया जाता है। की नोट क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 74-75 में मेंशन है। कैबिनेट इंसर्ट किया गया आर्टिकल 352 में, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया था, बट डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कैबिनेट बाद में ऐड किया गया, ओरिजिनली नहीं था। एक होता है किचन कैबिनेट और इनर कैबिनेट, ये इंडिया में नहीं होता, विदेशों में होता है। जो फैमिली मेंबर होते हैं, जैसे पीएम है, पीएम की वाइफ होगी, पीएम के बच्चे होंगे, तो वो सजेशन देते रहते हैं उन्हें, तो उनको किचन कैबिनेट का नाम दिया गया। स्मॉल इनफॉर्मल बॉडी होती है, हैविंग द रियल सेंटर ऑफ द पावर, इसी के पास मानी जाती है, इंक्लूडिंग द पीएम होते हैं। 2-4 इन्फ्लुएंशियल रहते हैं, कोलीग रहते हैं उनके साथ में, दोस्त वोस्त तो कुछ भी जिसका डिस्कशन वो मानते हैं। जैसे आपकी इंदिरा गांधी की एक लड़की थी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कभी आप देखोगे तो उनके साथ एक औरत रहती थी हमेशा, वो कुछ भी नहीं थी पर उनको बहुत सारी चीज़ में डिस्कस करते रहते थे। एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोला जाता है, हेल्प करती है पीएम को मेंटेन द सिक्रेसी, रिड्यूस द अथॉरिटी स्टेटस, ये सारी चीज़। फिर आता है कैबिनेट कमेटीज़। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन द इमरजेंसी नॉट मेंशन, कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ द बिजनेस फॉर इस्टेब्लिश किया जाता है कि बिजनेस मेंटेन रहे। तो इसमें दो तरह की होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है जो परमानेंट रहती हैं, एक एडहॉक होती हैं, कोई पर्पस आया, कोई प्रॉब्लम आई, उसके लिए बनाई जाती हैं, जब वो खत्म हो जाता है, टाइम टू टाइम बनाया जाता है, तब वो खत्म हो जाता है तो इनको डिस्बैंड कर दिया जाता है। सेटअप मोस्टली जो हेडेड होते हैं पीएम इनके हेड होते हैं। नंबर, नोमेनक्लेचर, कंपोजिशन कितने, वो टाइम टू टाइम बढ़ा भी जा सकता है। नॉर्मली जो मेंबर रहते हैं वो 3 से 4 मेंबर रहते हैं, ओनली द कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है ना। जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर वाले थे, नॉट डिपार्ट इंक्लूड द सीनियर मिनिस्टर, मतलब अपने हिसाब से रखा जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, ऑर्गेनाइजेशनल जो डिवाइस है, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, इसलिए इनको बनाया जाता है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन ऑफ लेबर, इफेक्टिवली चीज़ें डेलीगेट हो उनके लिए बनाया जाता है। जैसे आपकी ये कुछ स्टैंडिंग कमेटियाँ 8 जो हमारे पास हैं 2019 में थी, कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट
कैबिनेट कमेटी ये, फिर इनमें ये सारी, ये 2 जो बनी है नई बनी है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो आपको याद रखना है, अभी हमारे पास 8 है जो स्टैंडिंग कमेटी है परमानेंट वाली। अब फंक्शन क्या है इनके, हेडेड बाय द पीएम, आपको पता ही है ये सारी पीएम हेड करते हैं। देखो सिक्योरिटी होगी, इन्वेस्टमेंट पब्लिक होगी, एम्प्लॉयमेंट, ये 2 नई बनाई गई हैं लास्ट ईयर ही। अपॉइंटमेंट हो गई सबको। इकोनॉमिक अफेयर कैबिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, तो इकोनॉमिक अफेयर कैबिनेट कमेटी यही तो आपकी एमएसपी और यही डिसाइड करती है बाद में, वो तो रिकमेंडेशन भेजती है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, जो बॉडी है ये डिसाइड करती है बहुत सारी चीज़ों को। तो सबके पीएम है, 2 को होम मिनिस्टर हेड करते हैं, 2 पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी जो है और कैबिनेट कमेटी ऑफ एकोमोडेशन, इनको होम मिनिस्टर देखते हैं और सबको पीएम देखते हैं, ये याद रखना है ये। फिर ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है, लुक एंड डिफरेंट इशू जो होते हैं सब्जेक्टेड के, एम्पावर करता है डिसीजन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट, एडहॉक बॉडी है, जब बनाई जाती है उस चीज़ के लिए बनती है फिर ख़त्म हो जाती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से आगे से पढ़ेंगे हम पार्लियामेंट, बहुत लंबा चैप्टर है, 2 वीडियो में बनाया जाएगा पार्लियामेंट, तब इसको अपलोड किया जाएगा। तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद। और इसकी PDF अपलोड हो चुकी है, ग्रुप में जा चुकी है, PDF के साथ साथ आप वीडियो देखते रहना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा।